एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स में रहने वाले इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला न्यूज़ है इंडिया एंड ग्लोबल साउथ। एक बार ब्रांड रिपोर्ट आया था 1980s में। वेस्ट जर्मन चांसलर विली ब्रांड ने प्रपोज किया था ब्रांड लाइन, और ब्रांड रिपोर्ट नॉर्थ साउथ आया था जिसमें यह पाया गया था कि साउथ कंट्रीज कंपैरेटिवली पुअर हैं नॉर्दर्न कंट्रीज से। तो कैसे ग्लोबल डेवलपमेंट किया जाए ताकि नॉर्थ हेमिस्फीयर के कंट्रीज को जो कि डेवलप्ड एंड रिच हैं उनके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और उनके अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जाए बाय फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट इन सदर्न कंट्रीज। इसमें साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिका के कंट्रीज हैं, अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला और साउथ एशिया है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जापान नहीं है, कोरिया नहीं है। अब हम देख लेते हैं रिसेंटली यह क्यों न्यूज़ में था। क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया था थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वर्चुअल फॉर्मेट में। तीनों वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया ने ही होस्ट किया था और सभी के सभी अभी तक वर्चुअल फॉर्मेट में ही हुए हैं। इसमें 123 कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे। चाइना और पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया था। The voice of summit is an extension of India's philosophy of Vasudev Kutumbakam और one earth, one family, one future to the international arena। यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह G20 का समिट भी G20 में थीम भी रहा था। अब हम लोग इंडियन नेवर्स को देख लेते हैं कि वह न्यूज में क्यों थे। म्यांमार मिलिट्री कूप की वजह से न्यूज में था। अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ था। श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया। मालदीव में पॉलिटिकल टर्बुलेंस आया। नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया क्योंकि पिछले 15 ईयर्स में 12 से 13 बार गवर्नमेंट इनकी चेंज हो चुकी है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, 75th एनिवर्सरी ऑफ जेनेवा कन्वेंशंस ऑफ 1949। जेनेवा कन्वेंशंस बेसिकली 4 हैं, लेकिन कलेक्टिवली इनको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है। यह इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ से डिफरेंट होते हैं। कैसे? इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ अप्लाइज एक्सक्लूसिवली इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। यह सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही अप्लाई होते हैं। ये अप्लाई सभी पे होते हैं, जैसे कि सिविलियंस पे भी होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर पे होते हैं, सोल्जर्स पे भी होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ही होते हैं। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉज पीस टाइम पे भी अप्लाई होते हैं और आर्म कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे भी अप्लाई होते हैं। यही फर्क है दोनों में। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वॉर और लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। यह बाइंडिंग नेचर के होते हैं। इट बाइंड्स ऑल पार्टीज। These have been universally acceded to or ratified by all the nations in the world. Next news is Shanghai Cooperation Organization SCO 24 समिट हुआ था इसका रिसेंटली 2024 में 24 समिट हुआ था कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में, और अस्ताना डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है कि अस्ताना डिक्लेरेशन किस चीज से संबंधित है, तो SCO से संबंधित है। इसका टाइटल था स्ट्रेथनिंग मल्टीलेटरल डायलॉग स्ट्राइविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह भी है कि बेलारूस इसका 10th मेंबर बना है, न्यू मेंबर है, 10th मेंबर है। फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी ने इस समिट को अटेंड किया था, क्योंकि यह समिट बनाया गया है चाइना रसिया के ग्रुपिंग से, और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी का अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए। यह 2001 में 2001 में इट वाज फाउंडेड बाय रसिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अभी यह 10 मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, और बेलारूस 2024 में नया मेंबर बना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि क्वेश्चन आ सकता है पीसफुल मिशन 2021 में जो रसिया होस्ट किया था 21 चीज से संबंधित है, तो SCO मेंबर्स से संबंधित है, क्योंकि इनके बीच मिलिट्री कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होता है। इंडियाज रिलेशन विथ रसिया। रसिया के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन रहा है, क्योंकि रसिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर था इंडिया का शुरू से ही। 1947 में ही सोवियत यूनियन, जो रसिया का पहला नाम है, सोवियत यूनियन इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाता है। अभी रिसेंटली यह न्यूज में इसलिए था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली विजिटेड रसिया इन जुलाई 2024 फॉर द 22nd इंडिया रसिया एनुअल समिट। रसिया ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया और रसिया दोनों मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस का मतलब है ब्रह्मपुत्रा नदी से ब्रह्मोस आता है और मॉस्को रिवर से मॉस्को का नाम आता है, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल 2 रिवर के नाम पे बनाया गया है नाम। यह ब्रह्मोस मिसाइल क्रूज मिसाइल है। इसके सेल फिलीपींस को देने के लिए रसिया ने अप्रूव कर दिया, यानी इंडिया अब ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दे सकता है, सेल कर सकता है। फिलीपींस चाइना को काउंटर करना चाहता है साउथ चाइना सी में, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट है उस सी में, साउथ चाइना सी में, जो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि फिलीपींस उसको काउंटर करे। और यह इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है क्योंकि रसिया ने अप्रूव कर दिया, और रसिया चाइना के रिलेशंस को हम जानते हैं। पर इंडिया
के फेवर में यह डिसीजन लेते हुए रसिया ने अप्रूव कर दिया है। दिस इज इम्पोर्टेंट। अब कुछ रिलेशंस, पहले पुरानी रिलेशंस के बारे में देख लेते हैं। इंडिया को रसिया ने 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करने के लिए सोवियत लॉन्च व्हीकल सोयूज का यूज किया गया था। 1988 में रसिया के हेल्प से कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइन हुआ था और यह इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो तमिलनाडु में है। 2000 में इंडिया रसिया स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप साइन कर लेता है और 2021 में पहली बार फर्स्ट इंडिया रसिया 2+2 डायलॉग होता है। 2+2 डायलॉग मिनिस्ट्रियल लेवल का डायलॉग है जो कि बहुत हाई लेवल का डायलॉग होता है। इसमें डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर्स दोनों कंट्रीज के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया यूके रिलेशन, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लास्ट 2 से 3 साल में इंडिया और यूके में नेगोशिएशन हो रहा है कि दोनों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं आया है और देखना पड़ेगा कब तक यह साइन हो पाता है, क्योंकि यह एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक रिलेशन के लिए। पैसिफिक आइलैंड नेशंस, इंडिया रिसेंटली अभी एड ऑफर किया था डिजास्टर हिट पैसिफिक आइलैंड नेशन पपुआ न्यू गिनिया को। पपुआ न्यू गिनिया यहाँ पर है। इस मैप में माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया के सभी आइलैंड कंट्रीज को दिखाया गया है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, इसे ध्यान से देख लिया करें। न्यूज, इंडिया ज्वाइंस यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन दोहा। नेक्स्ट, कोलंबो प्रोसेस, इंडिया चेयर्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग एज चेयर ऑफ द कोलंबो प्रोसेस। कोलंबो प्रोसेस एक रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है। रीजनल है क्योंकि इसमें 12 मेंबर हैं, एशिया के, सभी एशिया के देश हैं, एग्जाम्पल बांग्लादेश, श्रीलंका। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर। इंडिया के ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए है। इंडिया के बहुत सारे डायस्पोरा बाहर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन मॉरिशस। मॉरिशस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली यूके ने यूनाइटेड किंगडम ने हैंड ओवर किया है सोवरेनिटी ऑफ चागोज आइलैंड्स टू मॉरिशस। यह इंडियन ओशियन में आइलैंड है, चागोज आइलैंड, जिसकी सोवरेनिटी को मॉरिशस को सौंप दिया गया है। किसने सौंपा है? यूनाइटेड किंगडम ने। यह इंपॉर्टेंट है, न्यूज आ सकता है। और एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, महासागर का इनिशिएटिव। क्वेश्चन आ सकता है कि यह किसका इनिशिएटिव है? इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है। क्यों है? सिक्योरिटी पर्पज के लिए है ये। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया चाइना एग्रीमेंट ऑन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोनों देशों के रिलेशन में, क्योंकि अभी लगभग 4 से 5 साल बाद, 4 साल हो गए हैं, रिलेशंस बहुत खराब हो गए थे 2020 में टेंशन की वजह से। अब फिर से डीप सांग प्लेन्स और डेम चौक एरिया जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग है, लद्दाख में, एक नॉर्थ में एक साउथ में है, यहाँ पर इंडिया और चाइना ने एग्री किया है डिसएंगेजमेंट, यानी दोनों देश के सेना पीछे हट जाएंगे और पेट्रोलिंग फिर से रिज्यूम हो जाएगा पहले की तरह। जो मई 2020 के पहले का सिचुएशन था उसे रीस्टोर करने की कोशिश की गई है। यह एक बहुत अच्छा न्यूज है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 21st एशियान इंडिया समिट इन वियंतियन, लाओस। लाओस में एक शहर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर गए थे इंडिया के 21st एशियन इंडिया समिट को अटेंड करने। 16th ब्रिक्स समिट हुआ था अभी, और यह पहला समिट है एक्सपेंडेड विद मेंबरशिप का, क्योंकि इसमें मेंबरशिप को बढ़ाया गया है। पहले 5 मेंबर से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को 2010 में ऐड किया गया था, जो कि काफ़ी पहले ऐड किया गया था, और अभी रिसेंटली 5 न्यू मेंबर्स ऐड हुए हैं। इसमें लिखा है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। यह इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाता है, इसे मेमोराइज कर लें। काजान शहर में हुआ था 16th ब्रिक्स समिट। इट इज इंपॉर्टेंट। यह 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है, क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना जैसे बहुत मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं। लगभग 37% वर्ल्ड जीडीपी है, इसलिए यह ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इजराइल हैज मेड कंट्रोल ऑफ फिलाडेल्फी कॉरिडोर ए कंडीशन इन सीज फायर नेगोशिएशंस बिटवीन इजराइल एंड हमास। इंडिया ने कंडीशन बना दिया था फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे कंट्रोल इसी का रहेगा, तभी यह सीज फायर नेगोशिएशन को आगे बढ़ाएगा। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर के नेगोशिएशन के लिए इजराइल ने कंडीशन बनाया था। यह न्यूज में फिलाडेल्फी कॉरिडोर आया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ताइवान ने भी रिसेंटली क्लेम्ड दैट चाइनाज मिलिट्री इज एम्प्लॉइंग एन एनाकोंडा स्ट्रेटजी टू कंस्ट्रक्ट द आइलैंड। एनाकोंडा स्ट्रेटजी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनाकोंडा प्लान इज डिफरेंट। एनाकोंडा प्लान अमेरिका से संबंधित है, क्योंकि वह अमेरिका सिविल वॉर में यूज किया गया था, और एनाकोंडा स्ट्रेटजी इज डिफरेंट क्योंकि यह चाइना यूज कर रहा है ताइवान को घेरने के लिए, मल्टी डायमेंशनली, जैसे इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि ताइवान को चाइना घेर कर उसे प्रेशराइज कर सके। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी क्रिएट करता है, और इसलिए यह टर्म इंपॉर्टेंट है, न्यूज में आ सकता है क्वेश्चन में।
या न्यूज में देखा गया था किस चीज़ से संबंधित है। तो यह ताइवान ने क्लेम किया कि चाइना मिलिट्री एम्प्लॉय कर रहा है इस स्ट्रेटेजी को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।